सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आपके बज चुके हैं शाम के 6 और जैसा आप सभी को पता है कि लगातार हम लोग शाम को 6 बजे और शाम को 4 बजे आप लोगों की क्लासेस कर रहे हैं और उन क्लासेस में अब बोर्ड पेपर है बहुत पास में, तो फिर बढ़ोतरी देखने को धीरे धीरे करके मिलेगी। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरा का पूरा पेपर ही यही आएगा, पर हाँ, मैं ये बात जरूर बोल सकता हूं कि आपका जो भी बोर्ड का पेपर होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पेपर से रखे हुए होंगे। तो कुछ ना पाने से बेहतर है कि कुछ पा लिया जाए और इस पूरे पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली जाए। आपका पेपर 11 मार्च को है और अगर पेपर 11 मार्च को है तो ऐसे में हमें तैयारी ना बहुत जोरों शोरों से करनी पड़ेगी और चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। तो देखते हैं कितने सारे बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्या सुन पा रहे हो आप लोग? यस, गुड इवनिंग। मैं अच्छा हूं, आप लोग कैसे हो? चेहरे पे मुस्कान है ना? और बहुत मजा आने वाला है आज के इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग पूरी तैयारी करेंगे सामाजिक विज्ञान की। तो फटाफट से जिन बच्चों तक अभी भी ये वीडियो नहीं पहुंचा है, उन बच्चों को जल्दी से इस क्लास को शेयर कर देना, क्योंकि मजा तभी आएगा जब हर बच्चा इस वीडियो को देखेगा और अपने बोर्ड पेपर की तैयारी करेगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है सबसे पहले आप सभी से, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा एक छोटा सा ये आपसे क्वेश्चन है और ये मुझे कमेंट सेक्शन में हर बच्चे से चाहिए इस क्वेश्चन का जवाब, कि आपका बोर्ड का पेपर आज से मात्र 40 से 45 दिनों के बाद है। आप उसके लिए कितना सीरियस हो? क्या आप सच में सीरियस हो? आपका बोर्ड का पेपर आज से मात्र 40 से 45 दिनों के बाद शुरू हो रहा है। आप उसके लिए कितना सीरियस हो? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज जल्दी से बताओ, कितना सीरियस हो आप अपने बोर्ड के पेपर को लेकर के? कितना सीरियस हो? क्या लगता है आपको कि बोर्ड पेपर में मेरा बहुत अच्छा नंबर आएगा? क्या फील करते हो आप? अब मेरा छोटा सा आपसे क्वेश्चन हो गया। अब आपका जो भी जवाब है वो मैं धीरे धीरे करके बाद में पढ़ता रहूंगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यार से सुनना। अगर आप अपने बोर्ड पेपर के प्रति सीरियस नहीं है ना, तो कोई दूसरा सीरियस नहीं होगा। और काश ऐसा होता, ये जो काश शब्द है ना, इसका इस्तेमाल ना करना पड़े जब आपका रिजल्ट आए, कि काश थोड़ी मेहनत कर ली होती, काश हमने उस दिन लापरवाही ना की होती, काश हमने ये कर लिया होता तो मेरे साथ ये ना होता, काश उस बच्चे के तरीके से मैं भी पढ़ लिया होता, काश उन दिनों पे क्रिकेट ना खेल करके पढ़ाई कर लेता तो ज्यादा बेहतर होता। सो मैनी थिंग्स, बहुत सारे सवाल आपके मन में पैदा होंगे जब आप बोर्ड के रिजल्ट को देखोगे। तो मेरी एक छोटी सी सलाह है आप सभी को, कि जब बोर्ड का रिजल्ट आए तो आपके चेहरे पे स्माइल हो। आप अपने रिजल्ट को देखने के बाद ऐसा ना फील करें कि काश हमने ये कर लिया होता। इसलिए आपका बड़ा भाई होने के नाते, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, इसलिए बहुत अच्छे से गाइड कर रहा हूं कि कृपया अपने बोर्ड के पेपर को सीरियस लीजिए। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा सब कुछ तैयार है, अब मैं क्या करूं पढ़ करके, तो गलत सोच रहे हो। क्योंकि आज भी वो बच्चा लगातार घिस रहा है अपने आप को जो टॉपर बनने वाला है, और जो टॉपर बनने वाला है वो बहुत मेहनत करता है, एक सेकंड भी लापरवाही नहीं करता है। तो अगर आपके अंदर जरा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो उसे अब त्यागना होगा और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि बोर्ड पेपर है, कोई हलवा नहीं जो आप चुपचाप आओगे और खा लोगे और बढ़िया सा नंबर आ जाएगा। तो इस बात का कृपया विशेष ध्यान रखना, ठीक है? बाकी मैं बड़े भाई की तरीके से आपको यहाँ पे ट्रीट कर रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी शायरी के साथ। मैम, कितने बच्चे हैं हमारी क्लास में? तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तू पढ़ेगा, तू लिखेगा, तू पढ़ेगा, तू लिखेगा, तभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में
95% नंबर आएगा। और तू नहीं पढ़ेगा, तू नहीं लिखेगा, तू मेहनत नहीं करेगा तो काश शब्द का प्रयोग जिंदगी भर करता रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आगे से ऐसा ना हो, सीरियस रहें आप अपने करियर को लेकर के, अपने पढ़ाई को लेकर के, और बड़े भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को सीरियस लीजिए, अन्यथा वो वक्त आएगा जब आपको पछताना पड़ेगा। अब दोबारा ना पछताना पड़े। और क्या टारगेट होगा मेरे बच्चों का, क्या टारगेट होगा कि अब की बार 586 पार, है ना। कल मैं जब एक कमेंट पढ़ रहा था उसमें था कि अब की बार प्राची निगम पार, ठीक है। तो देख करके, सुन करके, पढ़ करके हंसी आई मुझे, लेकिन सच में उस बच्चे की फीलिंग को मैं समझ सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी क्लास को। मैं आपके साथ हूं, आपकी दिव्यांशी मैम आपके साथ है, ज्ञानोदय आपके साथ है, तो डरने की क्या बात है। तो फाइनली लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने है कि गैरीबाल्डी ने किस देश की एकता के लिए संघर्ष किया था। गैरीबाल्डी एक क्रांतिकारी था, ऐसे समझो, ठीक है। तो तीन व्यक्ति हैं। जो पहला व्यक्ति है वो है मैथ्सनी, प्लीज नोट करना कहीं पर। जो पहला व्यक्ति है उसका नाम है मैथ्सनी, दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है काबुर, और तीसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है गैरीबाल्डी। तीन व्यक्ति हैं, ठीक है। ये तीनों व्यक्ति जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो क्रांतिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इटली के एकीकरण पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो याद रखना कि मैथ्सनी, कावुर और उसके बाद गैरीबाल्डी, ये तीन लोग थे। तो गैरीबाल्डी ने किस देश की एकता के लिए संघर्ष किया था, तो क्या आंसर होगा, इटली। मैम कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 53%। अब सोचिए बोर्ड पेपर बहुत पास है, फिर भी आप पेपर को लेकर के सीरियस नहीं हो। ये ना जाने मेरे द्वारा कितनी बार बताया गया है कि गैरीबाल्डी, कावुर और उसके बाद जो हमारा मैथ्सनी है वो इटली को एकीकृत करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके चलें, बहुत इजी था लेकिन घुमा करके पूछा गया है 2024 और 2022 में। अगला जो क्वेश्चन है वो यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे पहली मान्यता प्राप्त बोल सकते हो उसको, या सबसे पहले राजनीतिक पार्टी, भारत की सबसे पहली राजनीतिक पार्टी का गठन कब हुआ। राजनीतिक पार्टी सबसे पहली वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1785 में, सन 1885 में, या सन 1985 में। मैम मेरे बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आंसर कर रहे हैं वो 1985 कर रहे हैं। मैं आपकी क्लास, आपकी कमेंट्स देखने के लिए ना मैं खोल भी लेता हूं, क्योंकि ऐसे फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और क्लास को शेयर करना और इसको लाइक करना आपका फर्ज है, इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, तभी मजा आएगा। तो क्या आंसर दिया मेरे बच्चों ने, 1985, वेरी गुड। तो सन 1885, सन 1885 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे पहली राजनीतिक पार्टी है, और 28 दिसंबर सन 1885 को मुंबई में इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई थी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, प्लीज जल्दी से बताओ। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, या सोहन लाल द्विवेदी, या रामधारी सिंह जी दिनकर, और बंकिम चंद्र चटर्जी। जल्दी से बताओ, है ना, जल्दी से बताओ। रचे रेणुका अरु रसवंती, तो रेणुका है ना, रसवंती रचे रेणुका रसवंती में है ना, और कुरुक्षेत्र बापू हुंकार। रसवंती में सा कौन सा बनेगा, ओके। तो रचे रेणुका अरु रसवंती कुरुक्षेत्र बापू हुंकार, है ना।
बापू, हुंकार, ये सब किसने लिखा था? ये तो सब रामधारी सिंह दिनकर जी के थे, ये सब आपने हिंदी में पढ़ा होगा। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो सबको पता है कि इन्होंने किसको लिखा है ना। फिर सोहनलाल द्विवेदी करेक्ट आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इनमें से? जो है सी करेक्ट ऑप्शन होगा। आप खुद ही देख लो ये कितनी बार पूछा गया है, ठीक है, ये कितनी बार पूछा गया है। बहुत बढ़िया। और अब कितने बच्चों ने मैम करेक्ट आंसर इसका दिया है? सी, 62%। वाह क्या बात है। तो 62% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। आगे चलेंगे बच्चों। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहली संपूर्ण आत्मकथा कौन सी थी? अब ये आपके इतिहास का 5वां चैप्टर है, उससे क्वेश्चन आया है। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि इतिहास में कौन सा चैप्टर है भाई? 5वां चैप्टर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो बच्चे बंकिम चंद्र लिख रहे थे, पर इसका आंसर करो बेटा कि बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहली संपूर्ण आत्मकथा कौन थी? जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? आनंद मठ? नो। ठीक है, गीतांजलि, दुर्गेश नंदिनी? बिल्कुल भी नहीं। करेक्ट आंसर होगा अमार जीवन। अमार जीवन वाह है, वह नहीं है, राइट। अमार जीवन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये किसने लिखा था? किसने लिखा था? एक महिला थी जिनका नाम था रस सुंदरी देवी, और ये बंगाल की रहने वाली थी। और एक रूढ़िवादी परिवार मतलब जो ऐसा परिवार जो पुराने ख्याल में खोया रहता हो, पुरानी बातों को ज्यादा मान्यता देता हो, है ना, वो एक रूढ़िवादी परिवार से, एक ऐसे परिवार से वो बिलोंग करती थी जहां पे बोला जाता था कि लड़कियां पढ़े ना, ठीक है, लड़कियां पढ़े ना, पढ़ाई ना करें। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चुपके से पढ़ाई करी थी, है ना। तो इन्होंने चुपके से पढ़ाई करी थी, और इन्होंने किचन में रह करके, रसोई में रह करके चुपचाप किताबें पढ़ी, बहुत सारी चीजें करी। और उसके बाद फिर इन्होंने जो है 1876 में इन्होंने अपनी आत्मकथा अमार जीवन लिख डाली। ठीक है, अमार जीवन, राइट। इसका सही अगर हो तो हमार जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारा जीवन। इन्होंने बोला अमार जीवन, ठीक है। तो ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये कब लिखी गई थी? ये 1876 में लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, रस सुंदरी देवी जी के द्वारा लिखी गई थी। और अमार जीवन इसका नाम था। ये बंगाली भाषा में लिखी गई थी, और ये पहली आत्मकथा थी। ओके, तो मैम कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है इस क्वेश्चन का? 40% बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। हाँ जी, डी वाला क्या कर रहे थे? 30% थे। और मैं आपको बता दूं कि ये आपके इतिहास का चैप्टर नंबर 5 है, उसका ये क्वेश्चन है। और एक छोटी सी चीज और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता नहीं है कि शाम को 4 बजे भी क्लास होती है। शाम को 4 बजे भी क्लास होती है। कल मैंने शाम को 4 बजे क्लास लिया था, आज आपकी दिव्यांशी मैम ने शाम को 4 बजे क्लास ली है। और इंग्लिश जिनकी कमजोर है, जिनको कुछ नहीं आता है, उन सभी लोगों को शाम को 4 बजे क्लास जरूर करनी चाहिए, तभी बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर आएगा। मैम वहां पे प्रोज के 3 चैप्टर पढ़ा चुकी हैं, कल मैम प्रोज का 4था चैप्टर भी पढ़ा देंगी। तो शाम को 4 बजे लाइव जरूर जुड़ो बच्चों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है हमारे पास कि कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? और इस क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं आपको तो ये 2020 में भी बोर्ड पेपर में आया था, 2022 में भी आया, 2023 में भी आया, और 2024 में भी आया। ये हर साल पूछा जाता है। जल्दी से बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। मैम क्या दे रहे हैं हमारे बच्चे आंसर इसका? क्या दे रहे हैं हमारे बच्चे आंसर? मैं भी देखना चाहता हूं। वेरी गुड। क्या आंसर होगा? कपास आधारित उद्योग सर्वप्रथम कहां हुई थी इसकी स्थापना? और डोंट फॉरगेट, इस संडे सुबह 10 बजे हम लोग बहुत बेहतरीन सी क्लास करने वाले हैं। और कल शाम को तो सरप्राइज है भाई, शाम को 6 बजे। कल शाम को सरप्राइज वीडियो रहेगा शाम को 6 बजे। तो कल शाम को 6 बजे कुछ खास, कल शाम को 6 बजे पढ़ाएंगे नहीं, कुछ खास होगा भाई शाम को कल 6 बजे। ठीक है, आवाज सही है मैम? आवाज सही है मैम? आ तो रही है मैम आवाज? बढ़िया। तो कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? क्या बच्चे मैम आंसर कर रहे हैं हमारे? वेरी गुड। कितने परसेंट बच्चों ने भारत कहा मैम? 50%। वेरी गुड। तो 50% बच्चे तो सीधे सीधे वह हैं जो लोग रट लेते हैं, भारत ऑप्शन नहीं होगा।
इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। बहुत अच्छे से सुन लो बेटा कि कपास आधारित उद्योग की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी, है ना। सबसे पहले कहां पे हुई थी? औद्योगिकरण युग चैप्टर पढ़ा होगा आपने। पहला क्वेश्चन है उसका कि भैया कपास आधारित उद्योग की सर्वप्रथम स्थापना सबसे पहले कहां हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, ब्रिटेन से ही जो है कपास जो है वहां से ही निकला, वहीं से जो है उद्योग की स्थापना हुई और कपास आधारित उद्योग की स्थापना हुई। और ब्रिटेन के लोग क्या करते थे कि भारत से कच्चा माल ले लेते थे और भारत को ही कपड़ा बना करके बेच देते थे। इतने तो चतुर थे वो। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ब्रिटेन। और मैम कितने बच्चों ने ब्रिटेन दिया है? जी, ओनली 36%। कोई बात नहीं, अब ये गलती दोबारा आपसे कहां पर बोर्ड पेपर में ना हो बेटा, बस यही मैं चाहता हूं, यही मेरी दिली इच्छा है, बाकी तो कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि जर्मन व्यापारी जॉन गुटेनबर्ग के पुत्र ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी? ठीक है, आप प्लीज यहां पे गौर से सुनना। एक व्यक्ति थे, इसीलिए बोलते हैं सुनना बहुत जरूरी होता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन गुटेनबर्ग। ठीक है, और ये जॉन गुटेनबर्ग कौन थे? ये एक व्यापारी थे। प्लीज मेरी बात को सुनना, इन्होंने किताब नहीं छापी थी, गुटेनबर्ग ने नहीं छापी थी किताब। प्लीज ध्यान से सुनो, जॉन गुटेनबर्ग ये एक कौन थे? ये एक व्यापारी थे। ये क्या थे बेटा? ये एक व्यापारी थे। और ये किस चीज का व्यापार करते थे? इनके यहाँ जैतून का तेल, जैतून सुना आपने? जैतून, जैतून की खेती होती थी इनके यहाँ। या ये जैतून की खेती होती थी। ये कहाँ के रहने वाले थे सर जी? ये रहने वाले कहाँ के थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। इनके एक पुत्र थे, इनके एक पुत्र थे। अरे भाई रुकोगे? इनके एक पुत्र थे, इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था योहान गुटेनबर्ग। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था योहान गुटेनबर्ग। और ये योहान गुटेनबर्ग अपने पिताजी जी से बहुत सारी चीजों को सीखते थे। या इनके पिताजी कौन थे? योहान गुटेनबर्ग के जॉन गुटेनबर्ग अपने पिताजी से बहुत सारी चीजों को सीखते थे। और योहान गुटेनबर्ग जो थे, इन्होंने ही फिर क्या किया था? एक मशीन बनाई थी और उसका जो नाम रखा वो रखा भैया गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। और उस प्रिंटिंग प्रेस से इन्होंने बाइबल छाप डाली। उससे इन्होंने क्या छाप डाली? इन्होंने क्या छाप डाली? इन्होंने क्या छाप डाली? इन्होंने पहले तो बनाया कि गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। और ये पहला प्रिंटिंग प्रेस था, ये पहला प्रिंटिंग प्रेस था। और जिससे इन्होंने क्या छाप डाला? जिससे इन्होंने बाइबल छाप डाली। और सुनते जाओ बेटा, इनकी जो ये गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस थी, इसने 300 साल तक राज किया। इसने 300 साल तक राज किया। सुनते जाओ, बहुत सारी बातें। इसने 300 साल तक क्या किया? राज किया। राज का मतलब देश विदेश में छाई रही। और ये जो बाइबल थी, इसकी 180 कॉपी, 180 कॉपी बनाई गई। और 180 कॉपी बनाने में, यानी कि 180 कॉपी का मतलब समझे? 180 बाइबल, 180 कॉपी बनाने में इनको 3 साल लग गए। इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत क्लियर रहेगा कि इनको 3 साल लग गए थे। और ये जो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस थी, ये 300 साल तक राज की थी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में बच्चों आपको बता रहा हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बाइबल। बाइबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब सुनो, डायमंड सूत्र क्या थी? ये जापान की सबसे पुरानी किताब है। ये जापान की सबसे पुरानी किताब है, या जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है, जिसका नाम है डायमंड सूत्र। जिसका नाम क्या है? डायमंड सूत्र। और चैप बुक, चैप बुक क्या है? चैप बुक है फ्रांस की पॉकेट के आकार की किताब, जिसको गांवों में बेचा जाता था। और पॉकेट साइज, यानी पॉकेट यानी कि अपने जेब में रखने वाली, है ना, पॉकेट साइज की पुस्तक, छोटी सी पुस्तक है। तो आई होप यहां तक आराम से समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों को कि जापान के व्यापारी जॉन गुटेनबर्ग थे, सॉरी जर्मन के। और वो एक जैतून की खेती करने वाले थे। उनके यहाँ पे कांच काटना, पत्थर छांटना, ये सब चीजें होती थी। उससे प्रेरित हो गए योहान गुटेनबर्ग जी, और इन्होंने गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस बनाई। 300 साल तक इसने राज किया। और फिर उसके बाद बाइबल की 180 कॉपी बनाने में 3 साल लगे। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन। अब बताओ मुझे, क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई?
क्या बात है, वेरी गुड। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया? एक बार बताओ जल्दी से, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको, है ना? और ये जापान की पुस्तक जो थी वो 868 ईस्वी में, ये भी नोट कर लो कहीं पर, 868 ईस्वी में। चलो ये भी बता दिया। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। बाकी ये बाइबल यहाँ लिखा हुआ है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक 868 में छपी पुस्तक का नाम डायमंड सूत्र है, जिसपे लेख और साथ में काठ पर चित्र भी जो है खुदे हुए हैं, राइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से अधिक पाई जाती है? अब सुनो ध्यान से मेरी बात बच्चों, ठीक है। अब मान लीजिए आपने भारत तो देखा है, सबने भारत देखा है, ऐसा कोई है नहीं कि जिसने भारत का नक्शा ना देखा हो। भारत के नक्शे में वो वाले राज्यों को ढूंढो जो समुद्र के किनारे हैं। अब समुद्र के किनारे तो आपको कौन कौन से राज्य मिलेंगे? क्या जम्मू कश्मीर समुद्र के किनारे मिलेगा? नहीं। तो जब ये नहीं मिलेगा तो भैया ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्या राजस्थान आपको समुद्र के किनारे मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्या आपको झारखंड समुद्र के किनारे मिलेगा? नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। नोट कर लो कि महाराष्ट्र, गुजरात, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो आप जहां पर काली मृदा यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है। और याद रखना कि काली मृदा में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। इसलिए बोल रहा हूं ये मॉडल पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है बेटा, ठीक है। ये मॉडल पेपर आपके बोर्ड पेपर में मान के चलो कि 100% रिपीट होना ही होना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। तो मैम कितने बच्चों ने इसका आंसर जो है दिया है महाराष्ट्र और गुजरात? जी 74%, वेरी गुड। तो ये महाराष्ट्र, काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और ये इन सारी जगहों पे पाई जाती है। और ये महाराष्ट्र इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि महाराष्ट्र है, राइट है। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अब आप इसके क्वेश्चन पे नजर मारो कि ये क्वेश्चन कब का पूछा गया है। देखो जरा ध्यान से कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है थार रेगिस्तान में, वहां पे रेत पाई जाएगी, है ना? ये गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रेत बहुत ज्यादा यानी बलुआ मिट्टी बहुत ज्यादा होगी, है ना? बलुआ मिट्टी बहुत ज्यादा होगी, बलुआ मिट्टी होगी, बलुआ मिट्टी होगी। ब्रह्मपुत्र घाटी में, मालवा प्रदेशों में नहीं, दक्कन के पठार में। कहां पर बेटा? दक्कन के पठार में लाल पीली मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाएगी। और मैम हमारे बच्चों ने भी दक्कन का पठार दिया होगा। चलो अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि पहला काम आप ये करेंगे कि इस सारे बच्चे, जितने क्लास में बच्चे हैं, सारे लोग वीडियो को लाइक करोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर बहुत बेहतर करना है तो ज्ञानोदय का साथ बनाए रखना होगा, ज्ञानोदय के साथ डेली जुड़ना होगा, डेली लाइव जुड़ना होगा, डेली क्लासेस करनी होंगी, आपको रोज पढ़ाई करनी होगी। इतने सारे लेक्चर्स हम लोग कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 6ठी रैंक, 7वीं रैंक में 2 बच्चे, 9वीं रैंक, 10वीं रैंक, और इनके सबके नाम मेरी जुबान पे रटे हैं। और आपका जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा और आप भी टॉप करोगे, आपके जुबान, आप मेरी जुबान पे आपके नाम जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से रटे होंगे। ये बात बहुत अच्छे से मान लो। और मेहनत हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें इस बोर्ड पे अपनी तस्वीर लानी है, इस बोर्ड के ऊपर अपनी तस्वीर लानी है, इसलिए मेहनत करना। और 586 क्रॉस करना है, 586 क्रॉस करना है। और ये तभी हो पाएगा 586 क्रॉस जब आप मेरे साथ डेली लाइव जुड़ोगे, डेली लाइव जुड़ोगे तब जाके क्रॉस हो पाएगा 586। ओके चले, क्या बात है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? अब इसको याद करने का हमने बहुत ज्यादा ट्रिक बता रखा है। सुंदरवन, है ना? हमने बहुत, जो बच्चे हमसे जुड़े उनको पता है कौन सी ट्रिक है ना। सुंदरवन, सुंदर, जैसे सुंदर की बात आती है तो महिला आपके दिमाग में आ जाती है। और कौन सी महिला जो फेमस है इनमें, इन राज्यों में? कौन सी? ममता बनर्जी। बहुत अच्छे से पता है ना आपको। तो जैसे सुंदर की बात आती है हमारे यहाँ पे दिमाग में आता है ममता बनर्जी जी। और जो आपको पता है पश्चिम बंगाल से रिलेट करती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताता हूं जो बोर्ड पेपर में आएगा 100%।
अब बता दो कि सर जी क्या ऐसी चीज है जिसको हम तैयार कर लें जो हमारे बोर्ड पेपर में 100% आएगा। जानना चाहते हो? अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी हो जाए, एकदम तगड़े से एक बार फायर इमोजी हो जाए कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर, मैं जानना चाहता हूं कि भैया क्या ऐसी चीज है जो हमारे बच्चों को डरा रही है और 100% बोर्ड पेपर में आएगी। बोलो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि एक बार बता दिया जाए कौन सी ऐसी चीज है जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगी। अगर हम उसको बेहतर से तरीके से तैयार कर लें तो उससे हमारा 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। जल्दी बताओ, चाहते हो ना सब लोग? बता दिया जाए, एक राष्ट्रीय पार्क आपके बोर्ड पेपर में 100% आएगा। एक राष्ट्रीय पार्क हमारे पेपर में 100% आएगा। और हम कौन से राष्ट्रीय पार्क तैयार कर लें जिससे हमें दिक्कत ना हो, जिससे हमारे पेपर में 100% एक नंबर हमारा पक्का हो जाए। और जब ये आए कि भैया राष्ट्रीय उद्यान, तो हम उसमें वो सारे लिख करके भी आएंगे, तभी तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा। ठीक है, तो चले बताया जाए। चलो भाई देखो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में जो है ना वो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। एक और नोट कर लो, राजाजी, राजाजी, राजाजी नेशनल पार्क। दूसरा नोट कर लो, राजाजी नेशनल पार्क, ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। फिर उसके बाद अगला नोट कर लो, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, राइट। उसके बाद मध्य प्रदेश में, याद रखो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है किसमें? वन के मामले में। यहां पे वन का क्षेत्र बहुत ज्यादा है, तो ये भी याद रखोगे। मध्य प्रदेश में तांबा भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रहेगा। राजस्थान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, ये भी याद रखोगे। और असम, असम में याद रखोगे मानस और काजीरंगा। इसमें काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और काजीरंगा क्यों फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ज्यादा फेमस है। फिर इसके बाद आता है केरल। केरल में याद रखोगे पेरियार बाघ रिजर्व क्षेत्र। इतने ही हैं, इतने ही हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, है ना? जल्दी से बता दो। गुरुजी अगर हम किसी को ढक्कन बोलते हैं ना तो वो लाल पीला हो जाता है, इससे याद रख लेते हैं दक्कन के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये ट्रिक तो हमारे द्वारा ही बताई गई है ना, क्यों? चलो भाई, अगला है हमारे पास कि भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? जल्दी से बता दो, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? टिहरी बांध परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या फिर दामोदर घाटी परियोजना। अब फिर सुन लो मेरी बात, एक नदी परियोजना या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बोर्ड पेपर में पक्की आएगी, और एक पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं। और अगर उसमें आपने ये लिख दिया कि कौन सी नदी घाटी परियोजना कौन से राज्य को लाभान्वित करती है और ये कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो मान के चलो कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतरीन नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपने अगर बोर्ड पेपर में लिख दिया कि टिहरी बांध कौन सी नदी पर है, नागार्जुन कौन सी नदी पर है, इंदिरा गांधी कहां है ना, दामोदर कहां है, तो फिर समझ लो कि भैया पूरे नंबर मिलेंगे। वो मैं बताऊंगा कि कौन सा कहां पे है। सुनो ध्यान से, इसका करेक्ट आंसर मैम बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं टिहरी बांध परियोजना, पर इसका करेक्ट आंसर होगा दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, तो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना में दामोदर घाटी परियोजना। बस ऐसे याद रखना कि भारत का प्रधानमंत्री इस समय पे कौन है भाई? नरेंद्र मोदी जी। याद रखोगे, नरेंद्र दामोदर दास बड़े भाई हैं। ठीक है तो ये प्रथम नदी घाटी परियोजना से याद रहेगा। चलिए आगे आगे चलेंगे मेरे बच्चों। ये इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। ये भले ही आपको याद ना हो, पर ये जरूर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? कि दामोदर
दामोदर नदी पर है। भाखड़ा नागल सतलुज पे है। भांगड़ा कहाँ पे ज्यादा होता है? पंजाब में, तो भाखड़ा पंजाब में, ऐसे याद रखोगे। ठीक है। हीराकुंड, हीराकुंड मतलब हीरा ठाकुर महानायक महानदी, है ना। हीरा ठाकुर मतलब अमिताभ बच्चन जी, उड़ीसा, उससे याद रखोगे उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें इधर मैं टिक लगा रहा हूं, याद रखना। फिर उसके बाद रिहंद बांध, ये कहाँ पे है? रिहंद नदी में, ये है उत्तर प्रदेश में, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा, तो ये भी तुंगभद्रा, ये कर्नाटक है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। नागार्जुन, अर्जुन और कृष्ण, कृष्ण और अर्जुन याद रहेगा, ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है टिहरी बांध, ये वाला, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाले इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो। ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, 10 के 10 आपको तैयार होने चाहिए। ओके, चलें? ओके, चलो भाई, अगला है हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आप 2023 का पेपर उठा के देखो, 2023 में ये आया हुआ है, 2023 में ये आया हुआ है, और ये 2023 में आएगा। ये 2023 में आया हुआ है और ये 2023 में आएगा, मतलब 25 में आएगा। हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति को, घास के मैदान को, हरे पेड़ पौधों को, या सघन झाड़ियों को? क्या आंसर होगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। आंध्र प्रदेश या सर जी आंध्र प्रदेश? इंग्लिश और हिंदी का फर्क है बस। निम्नलिखित में से हरा सोना किसे कहा जाता है? घास के मैदानों को। हरा सोना किसे कहा जाता है? घास के मैदानों को। तो करेक्ट आंसर होगा घास के मैदान। चलिए आगे चलते हैं। रानीगंज कोयले की खान किधर स्थित है? रानीगंज कोयले की खान। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की प्रमुख कोयले की खानें कौन कौन सी हैं? भारत की प्रमुख कोयले की खानें। और अगर आपने भारत के प्रमुख ये कोयले की खानें तैयार कर ली, भारत की प्रमुख कोयले की खानें तैयार कर ली, तो मान के चलो कि 1 नंबर तो पक्का है। रानीगंज किधर है? बिहार में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, या उड़ीसा में है? जल्दी से बताओगे, जल्दी से। सुंदरबन, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की रानी ऐसे याद रखोगे। ठीक है, तो ये सब रिलेट करेगा तुम्हारे दिल और दिमाग से कि भैया रानीगंज कोयले की खदान किधर है? पश्चिम बंगाल में। तो करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। हम कितने बच्चों ने इसका आंसर सी दिया? बहुत सारे बच्चे झारखंड वाले भी होंगे, हाँ झारखंड वाले भी होंगे। करेक्ट इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। झारखंड की बोकारो, झारखंड की बोकारो, झारखंड में धनबाद, पर इंपॉर्टेंट नहीं धनबाद, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा। छत्तीसगढ़ में कोरबा, है ना, छत्तीसगढ़ में कोरबा, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, और पश्चिम बंगाल में रानीगंज। भाई ये सब पूछी जाएंगी, ये सब पूछी जाएंगी, ये सब इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रमुख, अगर हम कोयले की खानों के बारे में बात करें तो ये सारी की सारी क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। सर जी टिहरी बांध में नदी का नाम जो है वो गलत लिखा हुआ है। नहीं बेटा, सही लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे चलो, आगे देखो जरा ध्यान से। हमारे पास अगला है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग है? कुटीर उद्योग क्या होता है? कुटीर उद्योग ऐसा उद्योग होता है जो घरों में होता है। लघु उद्योग से भी छोटा उद्योग होता है ये। ठीक है, लघु उद्योग से भी ये छोटा उद्योग होता है। अब मुझे बताओ, क्या लोहा और इस्पात घर पे बनाते हो आप? नहीं ना। लौह इस्पात कौन सा उद्योग है? इसको आधारभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है। ये अन्य जो पदार्थ बनते हैं उनके लिए आधार का काम करता है। आधारभूत उद्योग, ये हो गया हमारे पास लौह इस्पात।
ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। फिर कागज घर पे नहीं बनता, सीमेंट भी घर पे नहीं बनती, हथकरघा उद्योग कौन सा उद्योग हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कुटीर उद्योग है? तो करेक्ट आंसर होगा हथकरघा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? वेरी गुड। अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं आप सभी से, जरा इसका जवाब देना। ठीक है, जरा इसका जवाब देना। अभ्रक ये कौन सा उद्योग आएगा? कौन से उद्योग के अंतर्गत आएगा? कौन से उद्योग के अंतर्गत? लौ, है ना? ये लौ अलाउ किसके अंदर आएगा भाई? जल्दी बताओ। अभ्रक, पहली बात, अभ्रक एक कुचालक है, इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। अभ्रक एक कुचालक है और इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। किसके अंदर आएगा ये? क्या कर रहे हैं मैम बच्चे हमारे आंसर? नहीं, इसका नहीं मैम, इस अभ्रक के बारे में क्या लिख रहे हैं बच्चे? अलाउ, वेरी गुड, अलाउ। 11 नंबर प्रश्न जो है बच्चों, पूछा गया है कि हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? जब भी ये क्वेश्चन कराता हूं मेरे बच्चों को डाउट रहता है, क्योंकि है क्या कि दो आपके प्रदेश में दो चलती हैं, दो ऐसी किताबें चलती हैं या दो ऐसे मॉडल पेपर टाइप की किताबें चलती हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्वेश्चन बैंक टाइप, जिनमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट कि विश्वास करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो चले भाई आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भारत का मैनचेस्टर क्या कहलाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अब 3 प्रकार के मैनचेस्टर पूछे जाएंगे। पहली बात, विश्व का मैनचेस्टर। पहला पूछा जाएगा आपसे बोर्ड पेपर में, विश्व का मैनचेस्टर। अब मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर एक ऐसे शहर को बोलते हैं, मैनचेस्टर एक ऐसे शहर को बोलते हैं जहां कपड़ा बहुत ज्यादा हो, कपड़े का उद्योग हो। और मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर भी है। ठीक है, इंग्लैंड का एक शहर भी है। और इंग्लैंड में जब कपास उद्योग हुआ था उस समय पर, मतलब जब कपड़ा उद्योग की बहुत ज्यादा कपड़ा उद्योग बढ़ गया था इंग्लैंड के अंदर यानी ब्रिटेन के अंदर, तो मैनचेस्टर ही एक ऐसा शहर था जो कह रहा था कि भैया भारत से कपास मत लो। उसने उस सरकार के ऊपर दबाव बनाया था। तो अगर विश्व का मैनचेस्टर पूछा जाए तो आप याद रखोगे ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड, ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए, अगर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए, अगर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो अहमदाबाद, अहमदाबाद। अगर यही पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कंफ्यूज मत होना, पता चला बोर्ड पेपर में पूछा जाए उत्तर भारत का और रट करके जाओ तुम लोग, है ना, और फिर उसके बाद वहां पे अहमदाबाद करके आओ और फिर उसके बाद घर पे आके चेक करो, नंबर ना मिले तो बोलो सर ने पढ़ाया था। इसलिए ध्यान से सुन लो कि कानपुर उत्तर भारत का, मुंबई नहीं होगा, जमशेदपुर नहीं, टाटा नगरी के नाम से जानी जाती है जमशेदपुर, अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। मैं बहुत आराम से चीजों को आपके साथ क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में कहीं पर भी डाउट ना हो। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि बोर्ड पेपर में नंबर लाना और प्लस नॉलेज गेन करना। जब आप कोई बड़ा एग्जाम भी दोगे ना तो ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपकी लाइफ में हमेशा काम आएंगी। मेरे मुंह में छाला है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, पर फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे बच्चों को कोई भी शब्द कहीं से भी कोई इधर उधर कुछ ना हो पाए। चले आगे चले बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत का मैनचेस्टर हमने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा लौह एवं इस्पात, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है? मैम बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं? प्रश्न संख्या 15 का आंसर बता दो फटाफट से। प्रश्न संख्या जल्दी जल्दी से बता दो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है? झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़? जल्दी से, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़? यहां पे टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की बात हो रही है। क्या करेक्ट आंसर होगा?
जल्दी से। मैम सारे बच्चे झारखंड लिख रहे होंगे। हाँ, तो जरा देखो, भारत में पहला लोहा और इस्पात निर्माण संयंत्र जिसकी स्थापना और स्थापना क्रमशः, ये यहाँ पे कट होना चाहिए, जिसकी स्थापना जमशेद जी टाटा और दोराबजी टाटा ने 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर झारखंड में की थी। यानी करेक्ट जो आंसर मैच करेगा वो मैच करेगा झारखंड। और अगर अगर शहर की बात की जाए तो जमशेदपुर, शहर की बात की जाए तो जमशेदपुर। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1907 में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1907 में। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। और किसने की थी? किसने की थी? जमशेद जी टाटा और दोराबजी टाटा जी ने। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर जी मैनचेस्टर का क्या अर्थ होता है? बेटा मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक शहर है और मैनचेस्टर वो शहर कहलाता है जहां पे कपड़ा उद्योग बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो मैनचेस्टर जैसे ये कहाँ से फेमस हुआ कि भैया जब इंग्लैंड का मैनचेस्टर था, वो तो एक शहर ही था, तो फिर भारत के जो लोग थे वो बोले कि हमारे यहाँ पे मैनचेस्टर भी है भैया, हम पूरे भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद हो गया। और उत्तर भारत का अगर बात करें तो कानपुर हो गया। उत्तर भारत का मतलब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आराम से क्लियर हो गया होगा। अब है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप अगर 2023 का पेपर देखोगे उसमें भी पूछा गया, आप अगर 2024 का पेपर देखोगे तो उसमें भी पूछा गया, और जब 25 का देकर के आओगे, ना आए तब कहना, ना आए तब कहना। 100% 100% पूछा ही जाएगा। अब मान लो कि ये है भारत का नक्शा, ध्यान से देखना बेटा। मान लीजिए कि ये आपका भारत का नक्शा है। इमेजिन करो कि ये भारत का नक्शा है। ठीक है, इमेजिन करो। अब इसमें क्या है ना कि सबसे ऊपर अगर हम लोग चलेंगे यहां पर कश्मीर, और अगर नीचे आएंगे तो यहां पे आएगा कन्याकुमारी। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत का सबसे लंबा मार्ग है, जिसे पहले NH7 के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? बाद में इसका नाम बदल करके कर दिया गया NH44। और ये कहां से कहां तक है? ये कहां से कहां तक है? ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। ठीक है, आई होप मेरी बात का समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद इसको उत्तर दिशा में है, ये आपको सभी को पता है कि भारत के उत्तर दिशा में है। और अगर हम नीचे की तरफ आएंगे बेटा तो यहाँ पे दक्षिण है। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है कि ये जो NH44 है, इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसको बोला जाता है उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं क्या? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, एक और भी मार्ग है जो हमारे बच्चों को हमेशा तंग करता है, वो यहाँ पे है। आपको सभी को पता है गुजरात, यहाँ पे सभी को पता है कि गुजरात। और अगर मैं इधर बात करूं तो यहाँ है असम। ठीक है, तो गुजरात से लेकर के असम तक, ठीक, और असम के अंदर है सिलचर, और यहां पर है पोरबंदर गुजरात में। तो पोरबंदर से लेकर के सिलचर तक एक और गलियारा है, जो कि आपको सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता होगा कि पूरब पश्चिम के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक। तो अगर बोर्ड पेपर में पूछ लिया जाए कि पूरब पश्चिम गलियारा, देखो ये मॉडल पेपर नहीं है भैया, हाँ, पूर्व पश्चिम गलियारा अगर ये पूछा जाता है, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर बोलोगे कि सर आपकी क्लास से पढ़ाया गया था। अभी मुझे पता चलेगा बोर्ड पेपर जब होगा ना, तो बोर्ड पेपर जब रिजल्ट आएगा तो वैसे ऐसा कभी सुनने को मिलता नहीं है। पर मान लो बहुत सारे कुछ ऐसे महानुभाव आएंगे जो अंत समय में ये बोलेंगे अरे मास्टर साहब कहाँ पढ़ाया था, कुछ आया ही नहीं। वो करेंगे क्या? वो एक वीडियो देख करके चले जाएंगे, है ना, और फिर बोलेंगे मास्टर साहब
कुछ पढ़ाए थे तो आया ही नहीं, क्योंकि वो केवल ये रट रहे होंगे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जबकि एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि भैया अगर पूरा पश्चिम गलियारा पूछेगा तो सिलचर से पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर। हाँ, भारत का नक्शा है, हंसो ना। ठीक है, क्लियर, यहां तक सभी को समझ में आ गया। तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, उत्तर दक्षिण गलियारा, पोरबंदर से लेकर के सिलचर तक, तो वो हमने बता दिया कौन सा बच्चों, उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, सो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। यह उत्तर में श्रीनगर से, जो कि सभी को पता है कश्मीर के अंदर है, श्रीनगर से आरंभ होकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक समाप्त होता है। श्रीनगर सभी को पता होना चाहिए कश्मीर में है। ठीक है, चले बेटा, यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि बेल्जियम कहां पर स्थित है। अगर इसका आंसर दे दिया तो मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा कि हाँ भाई, बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि तैयारी बेहतर चल रही है कि नहीं, मुझे भी पता चल जाएगा। बेल्जियम, बेल्जियम क्या है? पहले एक देश था जिसका नाम है नीदरलैंड। उस नीदरलैंड के अंदर एक देश था जो इस समय प्रेजेंट है, और एक जगह का नाम था बेल्जियम, वो नीदरलैंड के अंदर थी। परंतु एक युद्ध होता है, उसके बाद नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो बेल्जियम देश है वो किसके साथ, मतलब कौन से देश में शामिल था। जैसे एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पहले कहां शामिल था, उत्तर प्रदेश में। वैसे ही है कि भैया बेल्जियम कहां था। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बेल्जियम जो था ना, वो क्या था, नीदरलैंड से निकल करके आया है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो बेल्जियम देश है, मैम बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है ना ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों के साथ, तो ये जो बेल्जियम था, ये एक बेल्जियम, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप सुन लो बच्चों, कि जो ये बेल्जियम है ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप का एक छोटा सा देश है, पहली बात ये जान लो। इसकी जो जनसंख्या अगर हम लोग बात करें तो इसकी जनसंख्या भारत के हरियाणा से कम जनसंख्या इसकी है। और लगभग अगर मैं बात करूं तो इसकी जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ के आसपास है, लगभग 1 करोड़ के आसपास, लगभग की बात कर रहा हूं, लगभग 1 करोड़ जनसंख्या है इसकी। ठीक है, बेल्जियम में 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, पहली जो भाषा बोली जाती है वो डच है ना, डच भाषा बोली जाती है, और दूसरी जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है फ्रेंच। परंतु एक और प्रकार के वहां पे व्यक्ति रहते हैं, जो लोग रहते हैं जर्मनी भाषा बोलते हैं, यानी कि जर्मन भाषा बोलते हैं, जर्मनी के हैं वो लोग, पर कहां पर है, बेल्जियम में है। डच, फ्रेंच और जर्मन बहुत कम लोग हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर बेल्जियम की राजधानी के बारे में बात करें तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अगर मैं ब्रुसेल्स की बात करूं तो ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम किससे अलग होकर के बना था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नीदरलैंड से अलग होकर के बना था। तो मैंने बहुत सारी चीजें बेल्जियम के बारे में बता दी। तो बेल्जियम कहां पर स्थित है, अफ्रीका में नहीं, एशिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये यूरोप में स्थित है। क्या बच्चों को समझ में आ गया मैम? ठीक है, हाँ। और बेल्जियम के बारे में और भी एक चीज मैं बता दूं कि बेल्जियम दुनिया का ऐसा देश है सबसे छोटा जहां पे संघ सरकार है। दुनिया का सबसे छोटा देश है जहां पे संघ सरकार है। ठीक है, यानी ये इसके अंदर संघ सरकार है, और वहां पे 4 प्रकार की सरकारें हैं जो आज तक कोई सरकार वहां पे नहीं बना पाया है, वैसी सरकार वो बेल्जियम के अंदर है। तो बहुत सारी चीजें हमने आप सभी को डिस्कस करके दे दी। क्या यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा मैम, कितने बच्चों ने वीडियो को लाइक किया? गलत बात है ना बेटा, क्यों लाइक नहीं किया आपने? हाँ, आपका काम बनता है कि सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि मैं आप सभी को ये जब चीजें समझा रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है कि भैया वीडियो को लाइक तो कर दो। अगर वीडियो को लाइक ही नहीं करोगे तो और बच्चों का कैसे भला हो पाएगा? आप चाहते हो ना कि भारत का हर बच्चा पढ़ पाए, हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे। कितने ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार जब इस चैनल को पाए होंगे तो सोचते होंगे क्या मतलब दुनिया मिल गई हमको। सच बोल रहा हूँ, ये मतलब आप समझो कि अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता मैं, उनको ऐसा फील होता होगा कि यार भैया पहले क्यों नहीं मिले सर। और ऐसे बहुत सारे सवाल
बोर्ड पेपर के रिजल्ट के बाद आते हैं हमारे पास कि सर आपने पहले क्यों नहीं हमारी मदद की, आखिरी समय पे क्यों मिले आप हमको। क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है कि हम अपने वीडियो में उनको बहुत प्रमोट करा सकें, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ही लोग शेयर नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा बेटा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो हमने सिंपल सी कहा बात कि सीधी साधारण जिंदगी से हमको अच्छा लगता है भाई, पढ़ाना अच्छा लगता है। हम कोई बहुत बड़ा, हमारे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है कि हम आप लोगों के लिए जो है वीडियो को वायरल करवाएं या ऐसे कुछ नहीं। सिंपल वीडियो शेड्यूल करना, क्लास शेड्यूल करना, पढ़ाना, ये मेरा काम होता है। मैम इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं। वेरी गुड मैम, कितने बच्चों ने आंसर कर दिया? सारे बच्चे आंसर करो, पहले सारे बच्चे आंसर करो इसका, सारे बच्चे इसका आंसर करोगे पहले। अभी देख पा रहा हूं मात्र 3000 बच्चों ने आंसर किया है मैम इसका आंसर अभी तक। सारे बच्चे आंसर करेंगे, 5000 बच्चे आंसर करेंगे तब मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। जल्दी से ABCD मैम दे दिया बच्चों ने, 3000 बच्चे आंसर कर चुके हैं। सब लोग आंसर करोगे पोल के ऊपर, पोल के ऊपर सारे बच्चे आंसर करोगे, जल्दी बताओ। ABCD दे दिया मैम, कितने बच्चों ने आंसर कर दिया? 4000 बच्चों ने आंसर कर दिया। बस 1000 और दूर, सब लोग आंसर करोगे तब मैं बताऊंगा। 5000 बच्चे पूरे जितने 6000 क्लास में हैं सब लोग आंसर करोगे। वेरी गुड, लगभग 5000 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक, लगभग होने वाला है। वेरी गुड मैम, बताओ मुझे A% कितने बच्चों ने किया? A 9%, B 30% 52%। अब सुनो बच्चों, ये 52% वो बच्चे हैं, उसके बाद मैम 8%। ये 52% बच्चे वो बच्चे हैं जो लोग क्या करते हैं, बहुत प्यार के साथ सुनना, जो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं, अच्छा हिंदी, ओ 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में डाली गई थी, वो ध्यान से प्रश्न को पढ़ते नहीं है। और 30% वो बच्चे हैं जो ध्यान से प्रश्न को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो A और D दिए हैं माशाअल्लाह, उनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, लेकिन उसमें से 21 भाषाएं अलग हैं और एक भाषा उसमें से हिंदी है। एक भाषा उसमें से हिंदी है और 21 भाषाएं उसमें से अन्य हैं। तो प्रश्न फिर से पढ़ो, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त यानी हिंदी को छोड़ दो, यह पूछा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा। अब यही गलती बोर्ड एग्जाम में हो जाती है जब आप प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ते हो, ठीक है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा था कि हिंदी को छोड़ करके कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब पढ़ने वाले बच्चे भी इसमें गलत करके आएंगे, और कोई बात नहीं, मेरी क्लास में आओगे तो आपको यह एहसास होगा कि हमें क्या गलती नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है बेटा, समझ गए? तो करेक्ट आंसर इसका 21 हो जाएगा। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? समझ गए? चले आगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत में राजनीतिक दलों का कौन सा कार्य है? सर राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह होता है जहां पे व्यक्ति आता है मैदान में मतलब जनता के बीच, और आने के बाद वो अपने वादे बताता है कि भैया मैं ये करूंगा वो करूंगा, और उसके बाद फिर वो देश के लिए क्या करता है? देश की सेवा करता है, व्यक्तियों के चीजों को सुनता है जब वो चुनाव जीत जाता है तब। पर अगर मैं बात करूं कि मुख्य रूप से वो क्या काम करता है, पढ़ो। चुनाव लड़ता है भाई, चुनाव तो लड़ेगा ही। कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ भाई, अगर भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, बीजेपी है, सपा है ना, यानी कि भाजपा है, सपा है, आम आदमी पार्टी है ना, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद बसपा है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। तो ये जो राजनीतिक दल हैं, इनके काम क्या होते हैं भाई? कानून बनाने में भूमिका निभाते हैं। ये सरकार को बनाते भी हैं, उसको चलाते भी हैं। यानी इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलें तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारे पास
सामान्यतः किसी देश का विकास, ये इंपॉर्टेंट है, सामान्यतः जो कोई देश होता है उसका विकास किन बातों पर निर्भर करता है, किन चीजों के ऊपर निर्भर करता है? क्या वो प्रति व्यक्ति आय के ऊपर निर्भर करता है, या औसत साक्षरता दर के ऊपर निर्भर करता है, या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, या फिर इनमें से सभी? कोई देश कितना विकास कर रहा है, यह तीन बातों पर निर्भर करता है। पहली बात होती है कि वो व्यक्ति, उस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। दूसरी बात कि उसमें औसत साक्षरता दर कितनी है, यानी कितने लोग उसमें पढ़े लिखे हैं। और तीसरी चीज देखी जाती है कि लोगों की स्वास्थ्य स्थिति कैसी है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड पेपर में आ सकता है कि किसी देश का विकास किस आधार पर निर्भर करता है। तो आपको 3 पॉइंट के बारे में व्याख्यान करना होगा और हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, किस बात पर निर्भर करता है? प्रति व्यक्ति आय के ऊपर, औसत साक्षरता दर के ऊपर, है ना, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के ऊपर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, और हमारे बच्चे भी यही आंसर कर रहे होंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। और मैम इसको घुमाइएगा और मुझे थोड़ा पानी दे दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलें अब? क्या मैं आगे चलूं अब? एक बार जल्दी जल्दी से फटाफट से बताना, क्या आगे बढ़ा जाए? क्योंकि अब हम लोगों को आगे और प्रश्न करने हैं, हम लोगों को आगे और चीजों को तैयार करना है। क्योंकि अगर हम लोग अभी अभी इन सब चीजों को तैयार नहीं करेंगे तो आगे समस्याएं हो जाएंगी। शुरू किया जाए? सर जी आप कहां से हो? कितने लोग मुझे नहीं जानते? सर जी मुझे जल्दी से मुझे बच्चों बताओ कि कितने लोग मुझे नहीं जानते। हम लोग यूपी से हैं। और यूपी में कहां से हैं? यूपी में कहां से हैं? उत्तर प्रदेश में कहां से हैं? लखनऊ से हैं। उत्तर प्रदेश में कहां से हैं? उत्तर प्रदेश में हम लखनऊ से हैं। आपकी जो क्लासेस अभी चल रही हैं वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से चल रही हैं। ठीक है, जहां पे सबसे पुराना नवल किशोर प्रिंटिंग प्रेस है। सोशल साइंस का एक प्रश्न है, नोट कर लेना। ठीक है, चलें? ओके, तो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते थे, मैंने बता दिया कि हम लोग यूपी लखनऊ से हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब यहां से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे पास। क्या कह रहा है ये प्रश्न? जरा देखो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करके बताओ। ये 24 में आया, 22 में आया, 18 में आया और 11 में आया। कह रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए 4 कारण। क्या 4 कारण थे? राष्ट्रवाद यानी देश प्रेम। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना। अब चाहे भारत में राष्ट्रवाद पूछा जाए, चाहे यूरोप में राष्ट्रवाद पूछा जाए, और चाहे फ्रांस में राष्ट्रवाद पूछा जाए, एक कारण कॉमन है कि उस समय पर देश के अंदर लोगों से भेदभाव किया जा रहा था। यह सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, दूसरा कारण जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है कि लोग शिक्षित हो रहे थे। दूसरा कारण हो गया जो कॉमन है, सब में लिख सकोगे। तीसरा कारण कि औद्योगिक क्रांति हुई थी, ये सब में लिख सकते हो। देखो, तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा था। किसके ऊपर पड़ा था? फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। यहां पे डैश लगा दो। ठीक है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है। मैं जो हेडिंग है ना उसको अंडरलाइन कर देता हूं, कलर नहीं है यहाँ पे। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, ये पहली हेडिंग है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, जिससे पूरे विश्व भर में जनतंत्र का प्रसार हो गया। ये यूरोप की में क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, जब फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, तो वहां पे लुई 16वें राजा था, असीमित राजतंत्र था, देश में जो लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर दूसरा जो कारण था औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव। ये दूसरी हेडिंग है।
कि यह प्रक्रियाएं यूरोप के देशों में नई सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाई गई। अस्तित्व में मतलब लाने में, मध्यम वर्ग का मतलब समझो पहले। मध्यम वर्ग का मतलब पढ़ा लिखा वर्ग। और औद्योगिकरण तब हुआ जब लोगों ने कृषि बहुत ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव, यह प्रक्रियाएं यूरोप के देशों में नई सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाई। मतलब नए समूह आ गए, और वो नया समूह कौन सा था? पढ़ा लिखा समूह था, जिसमें वकील थे, दफ्तर वाले लोग थे, शिक्षक थे, ये सारे लोग थे उसमें। फिर क्या है, जैसे उदाहरण के लिए श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक आ गए, व्यवसायी आ गए, सेवा क्षेत्र मतलब जैसे वकील, शिक्षक, ये सब लोग आ गए। ठीक। फिर तीसरी हेडिंग, रूमानीवाद का प्रभाव। रूमानीवाद का प्रभाव, 18वीं सदी से यूरोप में रूमानी संस्कृत का प्रादुर्भाव था, जो समाज में एकालयात्मक, साहित्यिक और बुद्धिवादी तथा राष्ट्रवादी भावनाओं के लिए एक मुख्य रूप का विकास करना चाहते थे। यानी कि रूमानी संस्कृत आ गई, और रूमानी संस्कृत आने के बाद फिर क्या हुआ कि लोग जो थे वो जागरूक हो गए। जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी, जो पुरानी ख्यालों में लोग खोए होते थे, वो उसको छोड़ दिया लोगों ने। फिर इसके बाद उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब लोग एक दूसरे से उदारवाद की भावना, अपनत्व की भावना, उदारवाद जहां पर है वहां समझ लेना अपनापन। ठीक है, तो लोग तत्कालीन समाज में आर्थिक उदारवाद की भावना के साथ साथ राष्ट्र राज्यों को भी बढ़ावा दिया गया। उदारवाद व्यक्ति स्वतंत्रता और सभी के लिए समान कानून की वकालत करता रहा है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर अपनापन होता था, वो ये चाहता था कि देश के अंदर राष्ट्रवाद आ जाए। तो आई होप यहां तक आराम से क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ओके, चलें बच्चों आगे। अगला देखो क्या है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, वो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बच्चों। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है रॉलेट एक्ट से संबंधित, कि रॉलेट एक्ट क्या था। बेटा सुन लो, अच्छे से पढ़ लो, नहीं जब बोर्ड पेपर हो जाएगा तो फिर वही सोचोगे कि काश पढ़ लिया होता, काश मेहनत कर ली होती। इसलिए आज पढ़ लो। अगर आज नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में पढ़ोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बाकी आपकी इच्छा, आपको जैसा सही लगे वैसा कर सकते हो, भविष्य आपका है। पर मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते समझाता रहता हूं आपको कि अगर आज नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा, है ना। अब है कि भाई रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, यानी उसका विरोध कैसे किया गया, फिर उसके बाद है उसका परिणाम क्या हुआ, और भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले रॉलेट एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। रॉलेट एक्ट अंग्रेज के एक अफसर थे, उन्होंने एक एक्ट बनाया। अंग्रेज के एक सिडनी रॉलेट के नाम से सभी को बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने एक एक्ट बनाया। ये एक्ट ऐसा था कि अगर कोई भी मान लो कोई भी एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति सजा नहीं भी की है, मतलब उसने गलती नहीं भी की है, उसकी कोई गलती नहीं है, तो उसको पकड़ते थे, है ना। और उसको पकड़ते थे, ना कोई उससे कुछ बोलते थे, ना कोई वो अपील कर सकता था, ना ही कोई वो वकील कर सकता था, है ना, ना ही वो कोई दलील कर सकता था। ना वकील, ना अपील, ना दलील, सीधा का सीधा जेल में डाल देते थे। कौन डाल देता था? अंग्रेज वाले लोग, अंग्रेज लोग ना, सीधा जेल। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। यानी कि बहुत अच्छे से सुनो, रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो भारतीयों को परेशान करने के लिए, क्योंकि भारत में उस समय पे क्या हो रहा था, क्रांतिकारी भावना आ रही थी लोगों के अंदर। तो जैसे ही कोई उत्पात करते हुए दिखाई देता था तो ये रॉलेट एक्ट के माध्यम से उसको पकड़ा जाता था, और पकड़ने के बाद सीधा जेल में डाल दिया जाता था। अब इससे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अब वो, जैसे मान लो गांधी जी किसी को समझा रहे हैं कि भैया चलो ये वाला आंदोलन करना है, तो अब पहले वो मुंह फुलाए बैठा कर हम ना जाएंगे, रॉलेट एक्ट लग जाएगा हमारे ऊपर। गांधी जी ने कहा अरे भैया ये काला कानून है। इस रॉलेट एक्ट को क्या बताया गया? ये काला कानून बताया गया। और इस काले कानून को, यानी इस रॉलेट एक्ट को भारत से हटाने के लिए लोग कहां पहुंच गए? लोग पहुंच गए जलियांवाला
बाग, जलियांवाला बाग पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? जलियांवाला बाग पहुंच गए। और वहां पर जाने के बाद लोगों ने क्या किया? हंगामा शुरू किया। और जब लोगों ने हंगामा शुरू किया तो हंगामा शुरू होने के बाद जनरल डायर आता है, उसने गोली चलाने का आदेश दिया और सैकड़ों लोग जो हैं वो मारे गए। तो ये था परिणाम। तो अगर बोर्ड पेपर में आया ये क्वेश्चन, मान लो कि रॉलेट एक्ट क्या है, उसका विरोध क्या किया गया था और भारत के लोगों ने क्यों विरोध किया? क्योंकि भैया ना कोई अपील ना कोई दलील, सीधा जेल में डाल देते थे, इसलिए भारत के लोगों ने विरोध किया। तो हमने क्या बताया कि भारतीयों के व्यापक विरोध के पश्चात वर्ष 1919 में जो रॉलेट एक्ट था उसको पारित किया गया था। इस एक्ट के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के सीधे 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था। इस एक्ट में नो अपील, नो वकील और नो दलील का प्रावधान था। यानी कि किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर बिना कारण बताए गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। गांधी जी ने कहा कि यार ये तो काला कानून है और गांधी जी ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को सबसे बोला कि भैया चलो एक आंदोलन करते हैं, विद्रोह करते हैं, पर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। मतलब ये अहिंसक आंदोलन चलाया। उन्होंने जगह जगह पे जुलूस की, जगह जगह पे हड़तालें की, गांधी जी ने करवाई। और फिर उसके बाद फिर क्या होता है? सरकार के दमनकारी कानून के विरोध में, यानी इस कानून, दमनकारी का मतलब क्योंकि ये सबको खत्म कर रहा था, दमनकारी कानून के विरोध में बड़ी संख्या में लोग कहां पहुंच जाते हैं? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान में पहुंच जाते हैं। और वहां पे एकत्रित लोगों ने रॉलेट एक्ट का जमकर क्या कर दिया? विरोध किया। साथ ही उन लोगों ने नेताओं की रिहाई की मांग की। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको जो है रिहाई करने की मांग रखते हैं और रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण गिरफ्तार किए गए थे उन लोगों की वो रिहाई मांगते हैं। कौन मांगता है? गांधी जी के साथ जो लोग गए थे। फिर क्या होता है? फिर होता है कि पंजाब के तत्कालीन पुलिस ऑफिसर, पंजाब में एक पुलिस ऑफिसर थे जिनका नाम था जनरल डायर, वो अंग्रेज थे। उस मैदान के सारे रास्ते बंद करवा देते हैं और सिपाहियों से बोलते हैं कि भैया गोली चला दो। सिपाहियों से बोलते हैं कि गोली चला दो। और इस घटना में सैकड़ों लोग जो होते हैं वो मारे जाते हैं। रॉलेट एक्ट एवं इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही गांधी जी ने कहा कि अब असहयोग आंदोलन चलाएंगे। यानी परिणाम क्या हुआ रॉलेट एक्ट का? परिणाम कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। फिर उसका परिणाम क्या होता है? कि असहयोग आंदोलन हो जाता है। और असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि भाई अब हम अंग्रेजों को कोई सहयोग नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें थी। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। ले लिया? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बच्चों यहां तक सभी को समझ में आया? वेरी गुड। एक बार सब लोग जल्दी जल्दी से बता दो। है ना? सर जी पंजाब में मेला लगा था और सब लोग मेला देखने गए थे। नहीं बेटा, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा है। एनसीईआरटी में लिखा है कि रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे लोग और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के बाद एक बच्चा लिख रहा था कि नहीं सर वहां पे मेला लगा था, लोग मेला देखने के लिए गए थे। बेटा हम मानते हैं इस बात को, हमने भी ये बात पढ़ी है कि मेला लगा था और मेला देखने के लिए लोग गए थे। पर मेला देखने के लिए लोग गए थे और ऐसे ही गोलियां चलवा दी जाएंगी उनके ऊपर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। तो रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, और हम लोग तो लिखी हुई बातें ही पढ़ाएंगे। हम तो उस समय पे पैदा नहीं हुए थे। अगर हम उस समय में पैदा हुए होते और वहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड नामक जगह पर होते, तो जैसे गांधी जी लोग, जैसे सारे नेताओं ने, सारे सबने नाक रगड़ी थी अंग्रेजों के सामने, वैसे हम भी रगड़े होते। मेरी नाक घिस गई होती, कुछ बचा ही ना होता, एकदम घिस गई होती है, इसे बिल्कुल चिपकी हुई होती, पता नहीं जिंदा होते भी ना होते। अगर हम उस समय पे होते तो उन लोगों के तरीके से हम भी नाक रगड़ते, कुछ होता नहीं, कुछ कर ही ना पाते। जब सामने कोई गोली लेकर के खड़ा है और गांधी जी पीछे से डंडा लेकर के सबको बोल रहे हैं अरे अहिंसक आंदोलन है, अरे अहिंसक आंदोलन है, तो हम ही क्या कर पाते? तुमको पहले यही लगा होगा ना कि सर जी बोल रहे हैं, हम वहां होते ना तो हम सबको गोली से मार देते। हम ऐसे कैसे सबको गोली से मार देते? जब गांधी जी लोग कुछ नहीं कर पाए, उनके पास तो डंडा था, हम तो निहत्थे जाते ना, है?
तो हम क्या कर पाते? हम भी नाक रगड़ के चले आते, जैसे वहां पे सबसे नाक रगड़वाई थी जनरल डायर ने, हम भी नाक रगड़ के चले आते हैं। वैसे मैंने आप सभी को ये हंसाने के लिए किया है, ताकि आप लोग थोड़ा सा रिफ्रेश फील करो। ठीक है, चलो मिट्टी में पैदा हुए हैं तो मिट्टी के बारे में जान लेते हैं और जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं जानते हैं। नाम से ही पता चल रहा है जलोढ़, नाम से ही पता चल रहा है जलोढ़। जलोढ़ का मतलब जो जल के स्टोर होने के बाद बनी हो, यानी जल काफी समय तक हो एकत्रित तो बनी हो, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, जलोढ़ मिट्टी की 4 विशेषताएं। पहला कि जलोढ़ मिट्टी मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों, अवसाद का मतलब जो गंदगी होती है, अवसादों के निक्षेपण, निक्षेपण का मतलब जमाव, निक्षेपण का मतलब जमाव, जमाव से होता है। अतः यह मृदा उत्तरी मैदान में और नदी घाटियों के में फैली हुई, बहुत फैली हुई है मतलब। फिर उसके बाद इसमें सबसे देखो, इसमें सूक्ष्म तथा मध्यम कण होते हैं, और जो मिट्टी सूक्ष्म कण और मध्यम कणों से मिलकर के बनी होती है उसमें जल ज्यादा देर तक रुकता है। इसलिए बालू आपने देखा होगा, बालू में पानी ज्यादा समय तक रुक जाता है। फिर उसके बाद सामान्यतः इसमें पोटास की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। फिर उसके बाद यह मृदा पीले रंग की होती है, भूरे रंग की होती है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई पर डिपेंड करता है ना, इसका रंग निक्षेपण की गहराई पर डिपेंड करता है। तो आई होप यहां तक समझ में इतनी बात आ रही होगी। गहराई के ऊपर डिपेंड करता है मतलब सर, मतलब जितनी गहरी ये मिट्टी होगी उतना उसका रंग भी बदल जाएगा। और निर्माण में लगने वाले समयावधि पे, यानी कितने समय में मिट्टी तैयार हुई है। फिर अगला जो हमारे पास चौथा पॉइंट है वो ये है कि जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। सर गहन कृषि क्या होती है? गहन कृषि क्या होती है? गहन कृषि का मतलब वह कृषि जो व्यापार के लिए की जाती हो। जो कृषि व्यापार के लिए की गई हो उसको हम लोग गहन गहन कृषि बोलते हैं। और एक होती है जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है सर, मैं पिछले साल आपका वीडियो देखता था तो आप अपनी आवाज बदल करके पढ़ा देते थे। हाँ, मैं कई प्रकार की आवाजें निकाल लेता हूँ और कई प्रकार की आवाजें निकाल करके पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी बेटा मुंह में बहुत बड़े बड़े 2 छाले हैं, एक इधर एक इधर, तो जिसकी वजह से बस मैं पढ़ा ही रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है ना, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अगला हमारे पास है कि राजनीतिक दल के कोई 4 काम बता दो। राजनीतिक दल के कोई 4 काम बता दो। राजनीतिक दल, अब राजनीतिक दल के क्या काम होते हैं बताओ भाई। अब तुम सिंपल से एक बात बताओ, जब भी आप जिस शहर में जिस गांव में जहां रहते हो वहां के किसी नेता को पकड़ लेना, उसके जो जो काम हो वो लिख देना। अब बताओ राजनीतिक दल का क्या काम होता है? चुनाव मैदान में आता है, चुनाव लड़ता है, जनता से झूठे वादे करता है, और झूठे वादे करने के बाद फिर क्या करता है? हाँ, जनता से वादे करता है, झूठे मत लिखना, वादे करता है, और वादे करने के बाद फिर वो सरकार को बनाता है, और सरकार को बनाने के बाद फिर सरकार को चलाता है, यानी कि लोगों की सेवा करता है, सीधी सी बात है ना। तो ये उसके काम हो गए, है ना, ये उसके काम हो गए। तो देखो जरा ध्यान से, राजनीतिक दल का मुख्य कार्य चुनाव लड़ना है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों के द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के मध्य संपन्न होते हैं। जो चुनाव जो होते हैं वो राजनीतिक दलों, अब जैसे नरेंद्र मोदी जी भाजपा के नेता, अब उनके अंडर में और जो है छोटे छोटे से और नेता हैं जो लोग, वो लोग क्या कर रहे हैं? चुनाव लड़ेंगे, है ना। तो लोकतांत्रिक देश मतलब जिस देश में चुनाव होता हो, जो देश में कई प्रकार से सरकार डिवाइड हो। ठीक, फिर देखो क्या है, उम्मीदवारों के मध्य संपन्न होते हैं। ये उम्मीदवार पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता या फिर पार्टी के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं बसपा की, है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी, अगर उत्तर प्रदेश में पार्टी है जिसमें इस समय पे कौन उसको संचालित कर रहा है? मायावती जी। जिसके संस्थापक कौन थे? काशीराम जी, स्वर्गीय काशीराम जी, है ना। तो वो उसके संस्थापक थे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये अब ये क्लियर हो गया ना यहां तक। फिर कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे कुछ लोकतांत्रिक देशों में उम्मीदवार का चुनाव
दल के सदस्य और समर्थक करते हैं, यानी वही लोग चुन लेते हैं। ठीक, क्लियर हो रहा है यहां तक? मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। दूसरा क्या हुआ, टाइम तो लगेगा। अभी हमारे पास कि राजनीतिक जो दल होता है वो नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं, नीतियां रखते हैं, नीतियां और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। मतदाता के सामने मतलब, मेरी बात नहीं समझ में आई? जैसे मान लो मैं चुनाव के मैदान में जाऊं और मैं बोलूं कि भैया इस बार चुनाव जीतेंगे तो आपके गांव की नाली बनवा देंगे, इस बार चुनाव जीतेंगे तो हम क्या बनवाएंगे, इस गांव की सड़क बनवा देंगे। हमने वादे तो कर दिए, मतलब हमने वादे तो कर दिए। ऐसे सेम टू सेम वादे दूसरा जो राजनेता होगा वो भी करेगा कि भैया इस बार चुनाव जीतेंगे तो घर घर में सौर ऊर्जा लगवा देंगे, इस बार चुनाव जीतेंगे तो हम सौर ऊर्जा घर घर में लगवा देंगे, इस बार चुनाव जीतेंगे तो हम आपके गांव की नाली बनवा देंगे। अब मतदाता क्या करेगा कि उसमें से चुनेगा वो कि भैया कौन सा नेता हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। और इसमें जो राजनीतिक दल होते हैं इसमें पुरानी चीजों को भी देखा जाता है कि इसके पहले जो मैदान में आया था, जिसने चुनाव जीता था, जो हमारा इस समय पे प्रेजेंट में राजनेता था या राजनेता जो है इस समय प्रेजेंट में, उसने क्या क्या काम किए हैं। तो ये सब चीजें भी आप इसमें लिख सकते हो कि किसी एक राजनीतिक दल के वर्तमान जो नेता होते हैं उनका उनके उनके कार्यकाल में क्या क्या चीजें हुई हैं, वो सब चीजें भी मतदाता देखते हैं, उसके बाद ही वोट देते हैं। ठीक, अब कुछ ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जो किसी जाति समूह से जुड़े होते हैं। जैसे अगर आप भारत की बात करो और भारत में अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश में लोग बोलेंगे कि जो ब्राह्मण समाज होगा वो उसमें से कुछ बोलेंगे कि भैया हम तो भाजपा को वोट देंगे। और जो पुराने लोग हैं, जो लोग वृद्ध हैं, वो लोग बोलेंगे कि भैया हम तो कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि ये सबसे पुरानी पार्टी है, इसने 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, ये पुरानी पार्टी है। सीधी सी बात यही बोला जाएगा, है ना। तो हमने क्या बताया कि राजनीतिक दल नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रख देते हैं। मतदाता जो होते हैं वो अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम को चुनते हैं। आगे चलेंगे। जो राजनीतिक दल होते हैं वो देश के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, देश का कानून बनाते हैं। और कोई भी कानून तब तक बिल नहीं बन पाता जब तक बहुमत पार्टी इसे समर्थन नहीं देती। सर बहुमत पार्टी समर्थन नहीं देती मतलब जो पार्टी इस समय पे प्रेजेंट में क्या है, शासन कर रही है, जिसने चुनाव जीता है। ठीक है, सो आई होप यहां तक आराम से चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बार जल्दी जल्दी से बता दो, क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है सर जी, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? भाई ये देखो, ये है एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और आई एम अ टीचर। तो भाई मैं किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता हूं ये बात मैं यहां पे क्यों रखूं, है ना। गुप्तदान महादान, मतदान एक गुप्त दान होता है। और किसी एक मैं अभी बोल दूंगा कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूं, भाई कहां मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं जो मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूंगा। तो सीधी सी बात है, मैंने लोगों को देखा है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो बस वही 17-18 साल की उम्र हो जाती है, बस झंडा पकड़ लिया। अब मैं रंग का नाम भी नहीं लूंगा, नहीं तो बोलोगे सर तो ये इनको सपोर्ट करते हैं। बस झंडा पकड़ लिया और उसके बाद रोड पे चले जा रहे हैं, पीछे अपनी बाइक से चले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में ठुर 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 करते हुए। मिलना मिलाना कुछ है नहीं, बस वही एक पार्टी के पीछे चले जा रहे हैं। हाँ, अरे भाई सिंपल सी नौकरी करो, घर में बैठो, खाओ पियो मौज करो। क्यों चुनाव के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? नेता किसी का नहीं होता भाई, ये बात याद रखना, मेरी जिंदगी भर काम आएगी आगे। नेता किसी का नहीं होता। आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं है, जो है वो दिल में रखो। ठीक है, ये मेरी एडवाइस है सभी को। बाकी एज योर विश, आप धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हो, समझदार हो रहे हो आप लोग। और मुझे तो ऐसा फील होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब ऐसे हैं कि जो बहुत समझदार हैं। ऐसा मुझे फील हुआ, ऐसा मुझे पिछले 2 दिनों में फील हुआ कि मुझसे कहीं ज्यादा तो आप लोग समझदार हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा मुझे पिछले 2 दिनों में फील हुआ, बहुत अच्छे से मैं ये बात को समझ चुका हूं कि भाई मेरी वैल्यू क्या है और एक टीचर की वैल्यू क्या है।
बुरा मत मानना, पर मैं सबके लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि भाई एक टीचर की क्या वैल्यू है वो धीरे धीरे करके उसको समझना पड़ेगा, है ना। दिल से हम भी जुड़े हुए हैं आपसे, हम भी आपको अप्रैल से लेकर के पढ़ा रहे हैं, अप्रैल से लगातार हम आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों को ना पढ़ाऊं। रोज शाम को 7 बजे इस चैनल पे क्लास होती थी और होती है और होती रहेगी। आपकी सहूलियत के लिए मैंने 7 की जगह पे 6 बजे क्लास कर दिया। आपकी सहूलियत के लिए मैंने शाम को 4 बजे क्लास कर दिया, और शाम के 4 बजे का जो रिस्पॉन्स है ना भाई, मुझे नहीं पता कि किधर तुम लोग जा रहे हो। बुरा मत मानना, पर मैं सच बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि तुम लोग किधर जा रहे हो। पर एक बात याद रखना कि अगर इस समय पर लापरवाही की तो बोर्ड पेपर के रिजल्ट के बाद एक ही चीज मुंह से निकलेगी, काश पढ़ लिया होता, मेरे दोस्त के इतने नंबर आए हैं पर मेरे नंबर कम आए हैं। ऐसा फील ना हो, इसलिए मेहनत करते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो। नहीं तो मेरी बात ही याद आएगी हमेशा, हमेशा मेरी बात ही याद आएगी। हाँ, हाँ भाई, मैप में करवा चुका हूं और करा दूंगा आपको। चले आगे, चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चों। राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं, चलाते हैं, साथ ही साथ नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय ही नेता लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये करेक्ट हो गए 4 पॉइंट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला है हमारे पास कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। अब एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में यूरोप में राष्ट्रवाद में शॉर्ट में आएगा, एक लॉन्ग में आएगा। ठीक, देखो फिर क्या कह रहे हैं कि इटली के एकीकरण में मैथ्सनी, कावुर और गैरीबाल्डी, इनके योगदान का वर्णन करो। इन दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर होगा। इटली का एकीकरण कैसे हुआ था, कब हुआ था, इसमें मैथ्सनी, कावुर और गैरीबाल्डी ये क्रांतिकारी थे, इन्होंने क्या भूमिका निभाई, एक एक करके पढ़ते हैं और एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो जरा ध्यान से। 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली को 7 राज्यों में विभाजित किया गया। इटली को 7 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया, और इनमें से केवल एक राज्य था, एक राज्य जिसका नाम है शार्डिया पीडमांड। एक राज्य शार्डिया पीडमांड को इतालवी राजसी सभा द्वारा शासित किया गया था। यानी कि शार्डिया पीडमांड, यहां पे एक व्यक्ति थे जिनका जो नाम था, अभी मैं इन तीनों में से एक नाम बताऊंगा आपको, जो कि इस राज्य को चला रहा था, जो कि इस राज्य को चला रहा था। अब इटली के एकीकरण में शामिल प्रसिद्ध व्यक्ति कौन से थे, ध्यान से देखना। पहला व्यक्ति था मैथ्सनी। 1830 के दशक के दौरान एकीकृत इतालवी, इतालवी का मतलब इटली की बात हो रही है, गणराज्य के लिए मैथ्सनी ने एक कार्यक्रम तैयार किया और उन्होंने भूमिगत समाजों का गठन किया। पहला मार्सेल्स में युवा इटली, उन्होंने युवा इटली नामक एक संगठन बनाया, और दूसरा बर्न में युवा यूरोप। और ये मैथ्सनी एक ऐसा व्यक्ति था, ये मैथ्सनी एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जन्म, मुझे जहां तक मुझे याद है, 1807 में हुआ था, 1807 के आसपास। और जब 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, तो वियना सम्मेलन के दौरान ही मैथ्सनी ने यह सोच लिया था कि हम अपने को भी आजाद करके रखेंगे। और फिर जब 1830 में फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र घोषित हुआ, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिस समय पर लुई फिलिप, बहुत ये नाम भी नोट कर लो, लुई फिलिप आया 1830 में, और उसके बाद जब एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई बेटा फ्रांस में, तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होने के बाद जो लुई फिलिप था उसको वहां का अध्यक्ष बनाया गया। और उस समय पे तो इसने ये सोच ही लिया कि भैया हम अब इटली को एकीकृत करके ही छोड़ेंगे। ये किसने सोचा, ये किसने सोचा, ये सोच कौन रहा है, मैथ्सनी सोच रहा है। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैटरनिक, जिन्होंने वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। उन्होंने इस मैथ्सनी को बोला कि ये मैथ्सनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक या सबसे खतरनाक दुश्मन है। ऐसा किसने बोला, मैटरनिक ने बोला मैथ्सनी को। क्या बोला, मैटरनिक ने मैथ्सनी से कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ये मैथ्सनी है। तो ये मैटरनिक थे। मैटरनिक सही से नोट कर लो, मैटरनिक।
राइट। तो ये बात तो आराम से समझ में आ गई होगी, मैथ्सनी की इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा जो व्यक्ति था जिसका नाम था काबुर, इटली के एकीकरण में प्रमुख जो भूमिका निभाई उसने किसने निभाई? काबुर ने निभाई। और काबुर कौन था भैया? ये काबुर कौन था? ये जो सार्डिया पीडमांट था उसी का एक प्रधानमंत्री था, ठीक, जो 1852 से 1880 तक पीडमांट के मंत्री बने रहे, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया। सार्डिया पीडमांट कि एक चतुर कूटनीतिक संधि के माध्यम से 1859 में इन्होंने ऑस्ट्रियाई सेना, ऑस्ट्रिया की जो सेना थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मैटरनिक। ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित कर दिया। किसने पराजित कर दिया? काबुर ने किया। यानी मैथ्सनी ने सीधी सी बात बोली कि भैया मैं दो संगठन बनाता हूं, ये इन्होंने किया। और काबुर ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया को हराना ही अपने आप में बड़ी बात थी। फिर तीसरा एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है गैरीबाल्डी। अब गैरीबाल्डी क्या करता है? इटली के एकीकरण के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे ये गैरीबाल्डी। 1833 में मैथ्सनी से इनकी मुलाकात होती है और यंग इटली के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं ये गैरीबाल्डी। यानी कि 30 में बना यंग इटली और ये 3 साल बाद शामिल हो जाते हैं। और 1834 ईस्वी में पीडमांड में एक गणतंत्री विद्रोह होता है और 1854 में इन्होंने इतालवी राज्यों को एकजुट करने में लगे विक्टर एमेनुअल द्वितीय का समर्थन कर दिया। यानी फिर ध्यान से सुनो, 1854 ईस्वी में इतालवी राज्यों को एकजुट करने में कौन लगा था? विक्टर एमेनुअल द्वितीय, ये लगे थे। इन्होंने 1860 में दक्षिण इटली में एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान, उसका नेतृत्व कर दिया। और उसके बाद जो इटली का एकीकरण था कब पूरा हुआ? इटली का जो एकीकरण था वो कब पूरा हो गया? 1870 में। 1870 में क्या हो गया? पूर्ण हो गया। आई होप यहां तक आराम से इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि इसे कैसे तैयार करना है। बोलो, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया बेटा? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। ठीक है, आई होप यहां तक आराम से क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चे की कमेंट के ऊपर नजर पड़ती है मेरी और वो लिख रहा है कि ना पढ़ाई करूंगा और ना पढ़ाई करने दूंगा। वाह, क्या बात है। हाँ ना पढ़ाई करोगे ना पढ़ाई करने दोगे। अब देखो ध्यान से, जानबूझ करके एक ऐसा क्वेश्चन लाया गया है जिससे एक क्वेश्चन के माध्यम से 3 क्वेश्चन तैयार हो, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन लाया हूं। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन करो। बोर्ड एग्जाम में 3 आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा जो चलाए गए उनके बारे में आपके पेपर में पूछा जाएगा। महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन छोड़ करके जितने भी चैप्टर में आंदोलन है सब महात्मा गांधी जी ने ही चलाए हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रवाद में खिलाफत आंदोलन को छोड़ करके, वो आपको याद होना चाहिए, खिलाफत आंदोलन मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाया गया था, मुस्लिम लोगों ने चलाया था और उसका एक ही उद्देश्य था कि तुर्की के खलीफा की पुनर्स्थापना, जो कि अंग्रेजों के ने वादा किया था कि जब हम प्रथम विश्व युद्ध जीतेंगे तो हम आपके सुल्तान को तुर्की का खलीफा यानी कि आपके सुल्तान की पुनर्स्थापना कर देंगे। ठीक है, समझ गए? तो खिलाफत आंदोलन खलीफा की पुनर्स्थापना पर आधारित है। तो हमने क्या बताया कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन। सबसे पहला आंदोलन कौन सा है? असहयोग आंदोलन। अब इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। जो असहयोग आंदोलन था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद स्टार्ट किया गया था। महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमने अपनी पुस्तक में लिखा है, महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमने अपनी पुस्तक में लिखा है और हमारी पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, जो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते समय उन्होंने लिखी थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में यह लिखा, अपनी पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने लिखा कि यदि हम अंग्रेजों को कोई भी सहयोग ना दे तो ये इन अंग्रेजों को भारत की सरकार छोड़नी पड़ेगी और इनकी सरकार गिर जाएगी। पर महात्मा गांधी जी गलत थे। और महात्मा गांधी जी ने यह निर्णय लिया क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो पहले इंग्लैंड यानी कि पहले जो ब्रिटेन था उसके
मतलब एक प्रकार से मंत्री थे, ऐसे समझो, यानी सहयोगी थे वो। और महात्मा गांधी जी अब खुद बोल रहे हैं कि हम अंग्रेजों को अगर कोई सहयोग ना दें, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि महात्मा गांधी जी किसी प्रकार से पीड़ित रहे होंगे। तो जब रॉलेट एक्ट आया, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी ने कहा, अरे भैया, हम तो इनको सीधा समझते थे और ये लोग तो अलग ही टाइप से बदतमीजी कर रहे हैं, अलग ही तरीके से काम कर रहे हैं, इन्हें तो फिर हमें कोई सहयोग देना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो जाता है जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद में, राइट। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन क्या कर रहे थे कि जो भारत में, वो जानते थे कि भैया प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और लॉर्ड इरविन क्या सोच रहे हैं, ये बात है 1930 की। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है, 1922 में असहयोग आंदोलन जो है ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, 1922 के आसपास। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है। गांधी जी, जब असहयोग आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी सबसे बोलते हैं कि अंग्रेजों को कोई सहयोग मत दो। लेकिन अब भारतीय लोगों की सारी जो जिंदगी थी वो अंग्रेजों की बदौलत चल रही थी। उन्हीं के दफ्तर में काम करना, उन्हीं के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, मोस्ट ऑफ द चीजें ऐसे चलती थी। एक घटना होती है जिसका नाम होता है चौरी चौरा। कुछ लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पे पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद वो लोग पुलिस थाने में जाकर के हंगामा कर देते हैं, और पूरे पुलिस थाने में वो लोग आग लगा देते हैं। और जब पूरे पुलिस थाने में आग लगाते हैं तो लगभग 22 से 23 सिपाही जल करके समाप्त हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जब वो सारे सिपाही जल करके समाप्त हो जाते हैं तो गांधी जी को असहयोग आंदोलन खत्म करना पड़ता है, और उसके बाद लॉर्ड इरविन जो होते हैं वो नमक के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, और जिन लोगों को वो गिरफ्तार करके रखते हैं, गांधी जी ने एक लिस्ट तैयार की और उन्होंने कहा कि 11 मार्च 1930 तक लॉर्ड इरविन जी आपके पास समय है, अगर 11 मार्च 1930 तक आपने हमारी बातों को ना माना तो हम 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू कर देंगे। और लॉर्ड इरविन उनकी बात को नहीं मानते हैं, और लॉर्ड इरविन, देखो मैं सबको कंबाइन करके कहानी सुना रहा हूं आपको, कि लॉर्ड इरविन उनकी बात को नहीं मानते हैं और गांधी जी 12 मार्च 1930 को चल देते हैं। कहां से? साबरमती आश्रम से 78 फॉलोअर्स के साथ में, यानी 78 अनुयायियों के साथ में गांधी जी चलते हैं, और चलने के बाद वो कहां पहुंच जाते हैं? दांडी नामक स्थान में पहुंच जाते हैं, और 240 किलोमीटर की वो यात्रा करते हैं, 78 लोग उनके साथ में होते हैं, और बाद में वो नमक बनाते हैं कहां पर? दांडी में पहुंच करके। और इस आंदोलन का फिर नाम रख दिया जाता है बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इस आंदोलन का अर्थ क्या था? गांधी जी ने कहा कि अब हम सविनय सविनय का मतलब विनय करते हुए इन अंग्रेजों की अवज्ञा करेंगे। गांधी जी का ये आंदोलन भी फीका पड़ जाता है। क्यों फीका पड़ता है? अब सुनो क्या होता है। लॉर्ड इरविन को लगता है कि गांधी हमको छोड़ेगा नहीं। कहानी सुन लो तो फिर ये बहुत आसान लगेगा, चीजें बहुत अच्छे सुन लो। लॉर्ड इरविन को लगता है गांधी हमको छोड़ेगा नहीं। लॉर्ड इरविन गांधी जी से मिलते हैं, और मिलने के बाद बोलते हैं कि ऐसा है ना कि हम लोग मिल जाते हैं और हम लोग समझौता कर लेते हैं आपस में। हम आपकी सारी बातें मान लेंगे, जो आपने 11 मांगे रखी थी वो मांग लेंगे, मतलब मान लेंगे, मैं आपकी बातें, आपकी बातों को हम मान लेंगे। अब गांधी जी की वो सारी बातों को मान लेते हैं, जो लोग पहले से गिरफ्तार हुए थे उनको छोड़ देते हैं। लेकिन लॉर्ड इरविन बहुत चालाक थे। उन्होंने गांधी जी के सामने एक शर्त रख दी, और गांधी जी से बोला कि पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस बार जब गोलमेज सम्मेलन होगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, तो गांधी जी आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। और गांधी जी को अपने साथ गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार कर लेते हैं। और ये लॉर्ड इरविन की चाल थी। लॉर्ड इरविन सोच रहे थे कि भैया मैं गांधी जी को लेकर के जाऊंगा, देश टूट जाएगा, मैं फिर से कब्जा कर लूंगा देश के ऊपर। गांधी जी वहां जाते हैं, निराश होकर के वापस आते हैं, और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो समाप्त हो गया था, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो भाई, मेरी बात आप लोगों तक कैसी लगी? क्या ये बात समझ में आ गई है? इतनी बात। अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर एलियन आ गए हैं, पढ़ाना बंद कर दीजिए। सर एलियन आ गए हैं, पढ़ाना बंद कर दीजिए। जो थप्पड़ मारेंगे ना, उधर जाओगे गधा कहीं का। हाँ, इतनी देर से हम बोले जा रहे हैं, क्यों बोले जा रहे हैं सब? है? जाओ, मैंने भेज दिया आपको एलियन के पास। इतनी देर से समझा रहा हूं, मुन्ना पढ़ाई कर लो, बोर्ड एग्जाम में यही काम आएगा, है ना?
चलें, चले बच्चों आगे चलते हैं। तो इस तरीके से ही ये दूसरा आंदोलन हो गया। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। जब सारे आंदोलनों से गांधी जी थक जाते हैं तो आखिरी में बोलते हैं कि अब करो या मरो की नीति अपनाते हैं और भारतीय लोगों से बोलते हैं कि भैया अब करना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। और इस तरीके से छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट हो जाता है। जितनी बातें मैंने मुंह से बोली है स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट से। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। अब आता है उपभोक्ता के कुछ अधिकार। उपभोक्ता के 5 अधिकार होते हैं। अब बहुत प्यार के साथ सुनना, बात करते हैं उपभोक्ता की। सर जी उपभोक्ता क्या होता है? अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर। आपने कंज्यूमर एक्ट के बारे में सुना होगा, है ना? यानी उपभोक्ता अधिकार के बारे में सुना होगा। तो उपभोक्ता के कुछ अधिकार होते हैं और प्रत्येक अधिकार पे कुछ पंक्तियां लिखने को यहां पर बोला जा रहा है। कौन कौन से अधिकार होते हैं? चुनने का अधिकार, जवाब पाने का अधिकार, ये कुछ अधिकार होते हैं। मैं एक एक करके सब बताऊंगा। उपभोक्ता मतलब हम और आप। अगर मैं मार्केट जाता हूं और मार्केट में बोलता हूं कि भैया मुझे ये फोन चाहिए, मुझे ये फोन खरीदना है, तो मैं पहले इसकी जांच पड़ताल करूंगा। अगर मुझे ये पसंद नहीं आएगा तो मैं दूसरा लूंगा। यही है चुनने का अधिकार। मैं उससे बोलूंगा कि भैया इसकी क्या क्या क्वालिटी है आप मुझे बताओ, तो वो जवाब मुझे देगा, तो वो है जवाब पाने का अधिकार। तो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारे राइट्स होते हैं, वो सारे राइट्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक, अब उसके बाद पहला है सुरक्षा पाने का अधिकार। यानी कि आपने ISI मार्क के बारे में सुना होगा। हर चीज के बारे में लिखा होता है कि भैया ISI ये चीज है और ये चीज हमारे लिए कैसी है, सेफ्टी कैसी है इसकी। तो सुरक्षा का अधिकार, ठीक, तो पहला अधिकार हुआ सुरक्षा का अधिकार। दूसरा अधिकार है सूचना पाने का अधिकार, यानी हर चीज की सूचना होनी चाहिए कंज्यूमर यानी उपभोक्ता को, ये सूचना पाने का अधिकार है। तीसरा है चुनने का अधिकार, यानी सिलेक्शन करने का, हम चीजों को अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन पाने का अधिकार। उसके बाद चौथा है सुनवाई का अधिकार। अगर कोई भी चीज ऐसी हुई जो कि हित में ना हुई, अगर मुझे लगा कि भैया ये फोन नहीं सही है, मैं कोर्ट में जाकर के केस कर दूंगा, तो इसकी सुनवाई होगी कि भैया क्यों नहीं सही है, क्या इसमें कमी रह गई है। मैं इसकी कमियां बताऊंगा जो इन्होंने लिख करके दी हैं। इसीलिए जब भी कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रिमोट है, इसके पीछे सारी बातें लिखी हुई हैं कि भैया लेजर रेडिएशन, डू नॉट स्टीयर इनटू बीम, वेवलेंथ लिखी हुई है 640 से लेकर के 660 नैनोमीटर, मैक्सिमम आउटपुट लिखा हुआ है और बहुत सारी चीजें इसके ऊपर लिखी हुई हैं, कुछ चिन्ह बने हुए हैं। तो ये चीजें अगर नहीं देंगे लिख करके तो वो मार्केट में नहीं बिकेगी। ठीक, अगली चीज सुनो, शिकायतें निपटाने का अधिकार। अगर आपने कोई शिकायत की है तो आपकी शिकायत को निपटाया जाएगा। राइट, तो ये है उपभोक्ता के कुछ अधिकार। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? सर जी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं कुछ, वो मैप में भरने के लिए आते हैं, इंतजार करो अभी क्वेश्चन लाया हूं मैं आगे। अब है हमारे पास कि भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण बता दो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। आपको मैं इसका नोट्स दूंगा और आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। भाग जाएंगे मैम। ठीक है, तो यहां तक क्लियर कर लो। ठीक है, चले, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आता है हमारे पास मैप। अगर बच्चों मैप के बारे में बात करें तो मैप के आते हैं 2 क्वेश्चन, एक होता है 5 नंबर का, दूसरा भी होता है 5 नंबर का। यानी कि इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है, लेकिन एक क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला, अगर आपने उसका सही आंसर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया कि वह स्थान जहां पर नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। अब आपने अगर करेक्ट आंसर लिखा कि भैया गांधी जी के द्वारा चंपारण आंदोलन किया गया था, आपने बस ऐसे लिखा, कॉपी लिख ली, उस पर लिखा ऐसे 29 का का डाला और लिखा कि पहला गांधी जी वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। अगर आपने ब्रैकेट में यहां पर लिख दिया चंपारण,
बस आपने इतना लिख दिया चंपारण, आधा नंबर पक्का। ठीक, फिर उसके बाद वह स्थान जहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ था, आपने बस दांडी लिख दिया, काम हो गया। ठीक है, आपने बस दांडी लिख दिया, काम आपका हो गया। ऐसे ही अगर आप और आगे चले, वह स्थान जहां पे कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, लाहौर, आपने लिख दिया, काम हो गया। वह स्थान जहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आपने तुरंत बस अमृतसर लिखा, काम हो गया। फिर अगला कि वह स्थान जहां पे सितंबर 1920 में, अगर सितंबर 1920 बोला जाए, अगर सितंबर 1920 बोला जाए तो करेक्ट आंसर कलकत्ता, पर अगर दिसंबर 1920 बोल दिया जाए तो दिसंबर 1920 में नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में आता है, वहां पे हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। तो इसको भी नोट करके रख लो, काम आएगा। अगर दिसंबर बोला जाएगा तो 1920 नागपुर में। आपने पांचों पॉइंट लिख दिए, बस काम हो गया। परंतु अगर आपने मैप में इन पांचों को सही ढंग से दिखा दिया कि भैया लाहौर इधर है पाकिस्तान में, ठीक है, अमृतसर इधर है, चंपारण यानी कि इधर यहां पे आपको दिखाना पड़ेगा, कलकत्ता इधर आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, दांडी आपको यहां गुजरात के अंदर दिखाना पड़ेगा, आपने ऐसे दिखा दिया, काम हो गया। ऐसे ही 5 ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही 5 ये क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इन सभी क्वेश्चंस का जब तक सही आंसर नहीं लिखोगे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारे क्वेश्चन हमें अच्छे से आ जाएं, तो मानचित्र स्पेशल क्लासेस गिवन बाय ज्ञानोदय के गुरुजी, आप बस YouTube पे ये सर्च करना मानचित्र क्लास 10th, आप ज्ञानोदय भी नहीं डालोगे तो आपको ये वीडियोस टॉप पे मिलेंगे, ये दोनों वीडियो टॉप पे मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर ये 2 वीडियो देख लेते हो आप लोग सर्च करने के बाद, पहले ये देखना और फिर ये देखना, ये मत सोचना ये वीडियो कब पढ़ाए गए हैं। अगर आप ये दोनों देख लेते हो, आपका 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स पक्का। बाकी आपकी इच्छा, आप अगर इसको देखोगे तो बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा मैप। ओके, हो गया। अब मुझे आप लोग ये बताओगे कि आज के इस मॉडल पेपर में आपके 20 में से कितने एमसीक्यू सही हुए थे, 20 में से कितने एमसीक्यू सही हुए थे। और एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूंगा मैं आपसे, जिसका आंसर आप करेक्ट करोगे अगर, तो आपको मेरी तरफ से आपकी कमेंट पर, अब पता है ना हार्ट मिलता है, दिल है ना। रिंडर पेस्ट क्या है? अगर इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि रिंडर पेस्ट क्या है, इसका जवाब अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, तो अगर आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो हमारी तरफ से आपको जो बढ़िया आंसर लिखेगा, देखते कौन आंसर कर पाएगा, रेंडर पेस्ट क्या है, अगर इसका करेक्ट आंसर लिखते हो तो हमारी तरफ से हार्ट मिलेगा। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए, तो कुछ एक प्यारी सी लाइन हो जाए, है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। और अगर आपने पढ़ा है ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर और किया है अपना पूरा सिलेबस, तभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 95% से ज्यादा नंबर आएगा। सीधी सी बात है, मैं आपको टॉर्चर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई ये बता रहा हूं कि अंत में ऐसा ना हो कि काश हमने पढ़ लिया होता। अगर ये मन में आया कि काश हमने पढ़ लिया होता, तो सोच लेना किसी टीचर की गलती नहीं होगी, सिर्फ आपकी गलती होगी। अगर ये मन में आ गया कि काश ऐसा हो गया होता, तो उसमें आपकी गलती होगी, किसी टीचर की गलती नहीं होगी। ओके, तो कैसी लगी है आप लोगों को ये क्लास, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। और जो बच्चे बोलते हैं कि सर आप अनसॉल्व्ड पेपर कब कराओगे, तो मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं, ये जो आपको मॉडल पेपर्स कराता हूं, एक्चुअली ये अनसॉल्व्ड पेपर्स ही होते हैं, ठीक है। चलें, तो एंड करते हैं आज के इस सेशन को यहीं पर, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है
और चीज़ों को तैयार करना है। मिलते हैं कल शाम को 4 बजे दिव्यांशी मैम की क्लास के साथ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एंड द सेकेंड सेशन ऑन 6 PM। बहुत स्पेशल सेशन है, सीक्रेट है, शेड्यूल हो जाएगा, देख लेना। कल शाम को 6 बजे बहुत तगड़ा सेशन होने वाला है। और परसों सुबह 10 बजे संडे मॉर्निंग 10 AM तैयार रहना महामैराथन केमिस्ट्री का। और मैं तैयार हूं, आपकी कितनी हिम्मत है ये देखना है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। PDF ऐप पे मिलता है इसका।